मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुसलसल डाला गया कि तुम पाकिस्तान बनवाने के ज़िम्मेदार हो, जब तक के तारीख़ी नज़ायर कुछ और गवाही देते हैं। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक मौलाना आज़ाद की 1948 की वो तकरीर है जिसमें उन्होंने मुसलमानों से लीडरशिप को खैरबाद कर देने की अपील की थी और कांग्रेस के साथ जम होकर कांग्रेस की लीडरशिप को मानते हुए इस मुल्क में अपनी तामीर और तरक्की का ख्वाब दिखलाया था। इन लोगों के जहन में हमेशा एक बात ये रही कहीं ना कहीं कि भाई मुसलमानों को उसी हद तक सरवाइव करने की इजाज़त दी जाए जिस हद तक चलकर मुसलमान बहरहाल माइनॉरिटी के दस्ते निगल रहे हैं। हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूं राजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंद वॉइस। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्यसभा सांसद मिस्टर उबैदुल्ला खान आज़मी। मौलाना आज़मी एक आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हैं, 3 मरतबा राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। मुल्की और सियासी हालात पर इनकी गहरी नज़र है। मौलाना आज़मी की शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि जितना अच्छा ये बोलते हैं उतना ही अच्छा ये लिखते भी हैं। इनके बोलने और लिखने में ज़्यादा अच्छा क्या है, कभी कभी ये फ़र्क हमें मुश्किल में डाल देता है। आइए मुल्की हालात पर, सियासी हालात पर, समाजी हालात पर और हिंदुस्तान में जो अक़लियतों के हालात हैं इस वक्त, उस बारे में हम मौलाना आज़मी से सवाल करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। मौलाना आज़मी साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर शुक्रिया। सर, सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो मुसलमानों की लीडरशिप को लेकर के है कि हिंदुस्तानी तनाजुर में अगर हम देखें तो कई मरतबा मुसलमानों की लीडरशिप उभरी, चाहे वो मुस्लिम लीग का मसला हो, चाहे वो और तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मामला हो, या अब्दुल जलील फरीदी साहब की पार्टी हो, या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो, लेकिन वो सारी पार्टी उस हद तक कामयाब नहीं हो पाई जिस हद तक उसको कामयाब होना चाहिए था। राजी साहब, आपने मुस्लिम लीडरशिप का मसला उठाया जी। मैं थोड़ा सा पास्ट में आपको ले जाना चाहूँगा। 47 से पहले, 1947 से पहले मुल्क की आज़ादी के हुसूल के लिए 2 बड़ी पार्टियां मैदान अमल में थीं, ख़ास तौर पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और इन दोनों के भी मतमहे नज़र अलग अलग थे। अपने अपने मफादात को दोनों महफूज रखकर सियासत कर रहे थे। इनकी अमली सियासत में ये मंजरनामा उभर कर आया कि कांग्रेस मेजॉरिटी की नुमाइंदा पार्टी बनकर रह गई और मुस्लिम लीग माइनॉरिटी की नुमाइंदा पार्टी बनकर के खड़ी हो गई। हम इस बहस में नहीं जाना चाहते कि तक़सीम वतन में ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग थी या कांग्रेस। मुल्क की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अफसोसनाक मौलाना आज़ाद की 1948 की वो तकरीर है जिसमें उन्होंने मुसलमानों से लीडरशिप को खैरबाद कर देने की अपील की थी और कांग्रेस के साथ जम होकर कांग्रेस की लीडरशिप को मानते हुए इस मुल्क में अपनी तामीर और तरक्की का ख्वाब दिखलाया था। मौलाना आज़ाद की उस दौर की 2 तकरीरें हैं। एक वो कि तर्क वतन करके जाने वाले मुसलमानों, बड़ी मशहूर तकरीर है। ताजमहल पूछता है हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो, और लाल किला पूछता है। दूसरी बात ये कि तकसीम के बाद मौलाना ने कहा कि अब मुसलमानों को अपनी पार्टी से बेदखल हो जाना चाहिए और मुल्क की जो सेकुलर पार्टियां हैं, इन पार्टियों में उन्हें जम होकर अपनी सियासत करनी चाहिए, अपनी तामीर और तरक्की का ख्वाब देखना चाहिए। लुब्बे लबाब यह है उस तकरीर का, आपको भी पता होगा। मगर उसके बाद कुछ जियालों ने
इस बात को नज़रअंदाज करते हुए, जो नज़रअंदाज करने के काबिल थी, जी मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुसलसल डाला गया कि तुम पाकिस्तान बनवाने के ज़िम्मेदार हो, जब तक के तारीख़ी नज़ायर कुछ और गवाही देते हैं। खैर, तो 2-3 दहाई तक तो मुसलमान उसी से नहीं उबर सका। उसके बाद दमखम डॉक्टर जलील फरीदी ने दिखलाया और उन्होंने कोशिश किया कि मुल्क की दीगर सेकुलर पार्टियों के साथ तालमेल करके हम भी उसी तरह से एक पार्टी बन करके उभरें जो खालिस सेकुलर पार्टी हो, वो मुसलमानों की पार्टी नहीं। जिस तरह मुलायम सिंह की पार्टी अमलन तो यादवों की पार्टी बन के रह गई, मगर कानूनन मुलायम सिंह की पार्टी एक सेकुलर पार्टी, गैर कम्युनिटी से एक अलग पार्टी जिसमें सबकी शमूलियत। तो लीडरशिप जितनी भी पार्टियां बनी, सब में लीडरशिप गैर मुस्लिमों की रही और गैर मुस्लिमों ने आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करके गवर्नमेंट बनाया भी और बिगाड़ा भी। जनता पार्टी उसकी गवाह है, दीगर पार्टियां, काशीराम की पार्टी और मुलायम सिंह की पार्टी इसके गवाह हैं। मगर मुसीबत ये हुई कि लोग सेकुलर कहलाने के बावजूद मुस्लिम पार्टी को, उस पार्टी को कबूल करने के लिए तैयार आज तक नहीं हुए जिस पार्टी का लीडर मुसलमान हो। जबकि मुलायम सिंह अगर यादव हैं तो मुलायम सिंह की पार्टी में आज़म खान भी एक मुस्लिम लीडर हैं, इसी तरह हर पार्टी में। तो क्या बुरा था कि अगर कोई मुसलमान लीडर होता किसी पार्टी का और हमारे हिंदू भाई भी उसी मकाम पर आकर के उस पार्टी को पार्टिसिपेट करते, जिस तरह आज़म खान और नसीमुद्दीन वगैरह वगैरह, गुलाम नबी आज़ाद और दूसरी पार्टियों के लोग करते हैं। मगर इन लोगों के जहन में हमेशा एक बात ये रही कहीं ना कहीं कि भाई मुसलमानों को उसी हद तक सरवाइव करने की इजाज़त दी जाए जिस हद तक चलकर मुसलमान बहरहाल माइनॉरिटी के दस्ते निगल रहे हैं। ये हमें सियासत में जो कुछ महसूस हुआ वो हम आपसे अर्ज़ कर रहे हैं। नतीजे में कोई भी मुस्लिम पार्टी, कोई भी मुसलमानों की बनाई हुई पार्टी कामयाब नहीं हो सकी। जस्टिस पार्टी बनाया, हशर आप देख रहे हैं, और भी दीगर पार्टियों को आप देख रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में असदुद्दीन साहब के वालिद से एक मरतबा मैंने बात किया था, मेरे कुलीग थे वो पार्लियामेंट में, सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब। मैंने उनसे कहा था कि आप आधरा से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, ज़रूरत है आपके लीडरशिप की और आधरा से बाहर निकलिए। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि उबैद मियाँ, हम इस मुल्क की नब्ज़ को जानते हैं, बाहर निकलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इलाकाई एतबार से अगर मुसलमानों की लीडरशिप अपने अपने ढंग से काम करे और वो गैर मुस्लिमों को भी साथ जोड़ ले, तभी सियासत हो सकती है, वरना सियासत बनाम मुस्लिम लीडरशिप नहीं हो पाएगी। मैं उनकी दूरअंदेशी को सलाम करता हूँ। वो कभी भी आंध्रा से बाहर नहीं निकले। हमारे बैरिस्टर साहब आंध्रा से बाहर निकले, ये वही बेहतर जान सकते हैं कि उसमें कहाँ तक उन्हें कामयाबी के आसार दिखलाई देते हैं। हम उस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सबके अपने अपने ज़ाविया नज़र हैं। मगर मैं अब यह समझता हूँ कि फ़िलहाल मुल्क में किसी भी मुस्लिम लीडरशिप के साथ दिखलाई देने वाली पार्टी के साथ हम आहंग होने के लिए मुल्क की मेजॉरिटी की कोई पार्टी तैयार नहीं होती। बल्कि हमने तो ये देखा है कि अगर मुस्लिम लीडरशिप से बनी हुई पार्टी कहीं जीतने की भी पोजीशन में आती है तो वहाँ दीगर सियासी पार्टियाँ अपने वजूद को कुर्बान करके अपने दुश्मन को जितवा देती हैं, मगर इन्हें नहीं जीतने देते। तो ऐसी सूरत में मुल्क में मुस्लिम लीडरशिप एक ख्वाब ख्याल बन करके रह गई है। मौलाना अजमल साहब की पार्टी है, बहुत बड़ी अक्सरियत है वहाँ मुसलमानों की, मगर आप देखिए कि किस तरह से उसे तोड़ा गया, मरोड़ा गया और उठा के कूड़ेदान में फेंक देने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम उसी वक्त मुस्लिम लीडरशिप
की रहनुमाई में कामयाब हो सकते हैं, जबकि मुल्क की सूबाई मजबूत पार्टियां जी हमारे साथ तालमेल करके हमें भी एक वजूद सियासी एतबार से मानते हुए ईमानदारी के साथ खड़ी हूँ। लेकिन सर आप देखें इस चीज़ का मैं भी बार बार मैं पढ़ता हूँ या देखता हूँ न्यूज़पेपर्स में और तमाम जगह पे कि मुस्लिम लीडरशिप की जो भी पार्टियां हैं उसको कोई भी सेकुलर पार्टी उससे कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, मैंने यही तो बात आपसे कही है कि सबके दिल दिमाग में ये बात है कि इनकी लीडरशिप नहीं चाहिए, जी इन्हें पार्टी की शमूलियत, हमारी पार्टी का मेंबर बन करके रहने और हमारी पार्टी में वजीर बनकर रहने की इजाज़त तो है, जी मगर इन्हें हमसे बंध कर, क़यादत हाँ, हमसे बंध कर चलना होगा। इनकी क़यादत में हम नहीं चलेंगे। नहीं चले। मुस्लिम लीग के साथ जी कांग्रेस का इत्तेहाद केरला में होता है या नहीं होता? जी और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर वहाँ गवर्नमेंट बनाया या नहीं बनाया? बनाया ना। वहाँ एक वक्त ऐसा भी आया कि अब्दुल्ला कोया वहाँ चीफ मिनिस्टर हुए, मिली जुली सरकार में, कोलिशन की। ठीक है ना। मगर जब मुस्लिम लीग ने वहाँ कामयाबी हासिल करके इंदिरा गांधी से यहाँ दिल्ली में बात की कि यूपी में भी हम सीटों का बंटवारा करके आपके साथ लड़ेंगे, तो इंदिरा गांधी ने ठेंगा दिखा दिया। इंदिरा गांधी ने कहा यूपी में आपका है क्या जो हमारे साथ आप इत्तेहाद करेंगे? तो जहाँ है वहाँ तो ये इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं, और जहाँ नहीं है जिसमें इनका फायदा है उसमें वो लोग इनको शमूलियत नहीं करने। वो भी एक मिसाल है कि वहाँ एक इत्तेहाद कर लिया, उसके बाद तो कोई दूसरा इत्तेहाद हमें दिखाई भी नहीं देता। जी जी। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, मान लीजिए कि आपने कहा कि मुस्लिम क़यादत को लोग कबूल नहीं करते, ठीक है, लेकिन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अगर दूसरी पार्टियां हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं या सेकुलर हैं, वो अगर मुसलमान उसमें वजीर बन के रहना चाहे या किसी तरह से मेंबर बन के रहना चाहे या किसी ओहदेदार की हैसियत से रहना चाहे तो वो उसमें काम कर सकता है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन भी आबादी के हिसाब से मुसलमानों का अब तक नहीं है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे असेंबली में हो, चाहे वजीर की हैसियत से हो और चाहे किसी भी हैसियत से। देखिए उसकी वजह है, अगर मुल्क में सियासी पार्टियां ईमानदारी के साथ सियासत करती जी और मुल्क को हिंदू मुस्लिम ज़ात बिरादरी के तनाजुर से ऊपर उठकर करती, जी तो ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था। जी मगर यहाँ तमाशा ये हो गया कि सबके जहन में ये बात हर जगह से आई रही आ गई कि नहीं भाई मुसलमानों को नहीं जीतने देना है। जी ये रोना अगर हम सिर्फ बीजेपी का रोते हैं तो हमारी गलतफहमी है। जी बीजेपी तो हमको टिकट ही नहीं देती, जी ना हम बीजेपी के पास टिकट के लिए जाते हैं। मगर जो लोग हमें टिकट देते हैं वो भी ये कह करके देते हैं कि साहब इतना दे दिया बहुत है, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से मुसलमानों को टिकट दे देंगे तो पार्टी तो हमारी जीत ही नहीं पाएगी, इसलिए कि मुसलमान जीतता नहीं है। मगर ये हरामखोर ये नहीं बोलते हैं कि जहाँ 70,000 मुसलमानों का वोट है वहाँ तो गैर मुस्लिम ये कह के मांगता है टिकट, उसको दे दिया जाता है कि मेरी बिरादरी का 50,000 है और मुसलमान 70,000, मैं आराम से जीत जाऊँगा। मगर एक मुसलमान अगर वहीं ये कहता है कि मेरी बिरादरी के 70,000 हैं और 50,000 पार्टी मुझे दिलवा दे तो मैं जीत जाऊंगा, ये मुसलमानों के साथ नहीं होता। अच्छा, मुसलमानों को टिकट भी दे दिया जाता। आलम बदी आज़मी जैसा आदमी जिस मैं समझता हूँ उससे बड़ा सेकुलर हिंदुस्तान में कोई नहीं, जी जी वो इतना ईमानदार आदमी, उसको भी बीजेपी से जब यादव खड़ा हुआ जी और समाजवादी ने आलम बदी साहब को खड़ा किया तो मुसलमान न जीतने पाए, यादवों का वोट बीजेपी, और पार्टी की लीडरशिप जो है वो गैर मुस्लिम के हाथ में है। तो क्या परेशानी है? मुलायम सिंह के हाथ में या मुलायम सिंह के बेटे के हाथ में अगर पार्टी की लीडरशिप है तो फिर इनकी पार्टी के मुसलमान को इनकी पार्टी का वोटर क्यों हरवा रहा है? ये सवालिया निशान है ना। तो इस तरह से मानसिकता तो पूरे मुल्क की ये मियाँ ये बन गई है। तो ऐसी सूरत में भी पार्टियों के नुमाइंदे की हैसियत से जो कुछ जीत के इम्कानात दिखलाई देते हैं वहाँ तक मुसलमान बेचारा कोशिश करके लड़ता है और निकलता है। यूपी में 125 के करीब समाजवादी पार्टी की सीटें आई हैं जिसमें 37-38 मुसलमान जीत करके आए हैं।
क्यों जीत करके आए हैं? उन जगहों पर जहां इन पार्टियों के वोटरों को ये दिखाई देता है कि हम अगर वोट नहीं भी देंगे तो मुस्लिम अक्सरियत इतनी बड़ी है कि अगर 100% वो वोट आ गया तो ये मुस्लिम कैंडिडेट जीत जाएगा। इसलिए शहीदों में अपना नाम लिखवाने के लिए वो लोग अपना 2% 3% वोट। जी मौलाना आज़मी साहब, आपका बहुत लंबा सियासी तजर्बा रहा है। 1990 से लेकर आप 2008 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, राज्यसभा से, अलग अलग पार्टियों से और अलग अलग स्टेट से, और एक लंबा आपका मिली, सियासी, तालीमी, इकोनॉमिकली हर तरह का तजर्बा है। 2024 को लेकर इंटेलेक्चुअल क्लास, आप जैसे लोग क्या सोचते हैं कि क्या हो पाएगा? क्या बीजेपी को हटा सकेंगे या और दूसरी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं उनमें इत्तेहाद होगा? अगर इत्तेहाद होगा तो उसकी क्या सूरत हो सकती है सर? देखिए, अगर सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां अपने तई ये समझती हैं जी कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, जी अगर वो ये समझती हैं कि सफ़ेद अंग्रेज़ चले गए, काली औलादें उनकी मुल्क पर काबिज़ हो गई, जी अगर वो ये समझती हैं कि बीजेपी जीत रही है और मुल्क हार रहा है, तो इन पार्टियों को अपने जीतने की परवाह नहीं करना चाहिए, मुल्क को हारने से बचाने के लिए जुट जाना चाहिए। जी देखिए, एक होता है नज़रिया जी और एक होती है ज़ात। जी आसान जुमले में कहूँ, एक है ज़ात, एक है जमात। जी ज़ात को जमात पे अगर कुर्बान कर दिया गया जी तो नज़रिया ज़िंदा रहता है, जी और जमात को अगर ज़ात पे जिंदा कर दिया, कुर्बान कर दिया गया तो नज़रिया मर जाता है। इस वक्त हमारा नज़रिया हिंदुस्तान है। जी हम मर जाएं, हिंदुस्तान जिंदा रहे तो हमारा मर जाना बेहतर है। जी हमारा नुकसान हो जाए, हिंदुस्तान का भला हो जाए, तो हमें नुकसान को खूबसूरती के साथ कबूल कर लेना चाहिए। ये मुजाहिदीन आज़ादी की एक रवायती कड़ी है, जी ठीक है ना। ये तमाम पार्टियां अपने अपने इक़्तिदार की हवस में लगकर सियासत कर रही हैं। जी इस वक्त हमारा इक़्तिदार में आना इतना ज़रूरी नहीं है जितना बीजेपी का इक़्तिदार से हटना ज़रूरी है। जी इसलिए ये सारी पार्टियां जी अगर खुद गर्जी से ऊपर उठकर बीजेपी को 2024 में नाकों चना चबवाना चाहती हैं, तो इन पार्टियों को अपने अपने मफादात को पीछे डालना होगा और मुल्क के मफाद को आगे डालकर एक मुत्तहिदा कुव्वत बनकर सामने आना पड़ेगा। ये सीटों के बंटवारे में लड़ गए, इलाके के बंटवारे में लड़ गए। सीटों के बंटवारे की जो आपने बात की अभी, सीटों के बंटवारे में तो जयराम रमेश कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस 200 सीट पे लड़े तो ये तो इम्पॉसिबल है, वो तो नहीं लड़ेगी। हाँ, तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि जयराम रमेश कांग्रेस को ऊपर लाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को ऊपर नहीं लाना चाहते। मैं कहता हूँ कांग्रेस 200 नहीं 400 सीट पे लड़ ले, 500 सीट पे लड़ ले, सेंचुरी तो नहीं बना सकती कांग्रेस। इस भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद सेंचुरी नहीं बना सकती कांग्रेस, अगर अकेले लड़ने की हिमाकत और ख्वाब देख रही है तो। समझे आप? फिर तो ठीक है, फिर तो उनको कोई नहीं हटा सकता। नमिश्ते दीवार इन तमाम पार्टियों को पढ़ लेना चाहिए, वो उसी सूरत में हटेंगे। देखिए, एक चीज़ जब हटती है तब दूसरी चीज़ आती है, तो दूसरी चीज़ को हटा के ही फिर आप आ सकते हैं। उनको हटाने का फार्मूला आपके पास क्या है? आप 2014 से हटा रहे हैं, आपका हर फार्मूला फेल हो गया। तो फार्मूला हमारे नज़दीक यही है कि सारी सेकुलर पार्टियों को मुत्तहिद होकर 1 पॉइंट प्रोग्राम बनाना चाहिए कि हम अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, देश का जो नुकसान बीजेपी कर रही है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश को बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए पार्टियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। और पार्टियां कुर्बानी देकर अगर मुत्तहिद हो जाती हैं, ये साफ हो जाएंगे। इसलिए कि आज भी इनके पास 32% से ज़्यादा वोट नहीं, आज भी वोटों की अक्सरियत आपके पास है। मगर आप में हर आदमी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेगा, तब तो वही प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। आप शेख चिल्ली का ख्वाब देखते रहिए। मेरी राय में सिर्फ मामला ये है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, अगर 24 में इनको हटाना है तो सिर्फ यही एक तरीका है कि तमाम गैर बीजेपी पार्टियों को, सेकुलर पार्टियों को मुत्तहिद होकर अपना लीडर भी चुनना चाहिए
या ये कह दें कि हम लीडर बाद में चुनेंगे, मगर मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। समझे आप? यही एक रास्ता है इनको 24 में हटाने का, बाकी कोई दूसरा रास्ता मेरी समझ में तो नहीं आता। एक बात। दूसरी बात, मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि अगर ये लोग नहीं सुधर रहे हैं और ये इसी तरह से बट के लड़ेंगे तो फिर मुसलमानों को कोई पार्टी नहीं देखना चाहिए। फिर मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि जैसे मैं कांग्रेस में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस नहीं ममता बनर्जी हरवा रही है, हमारा हर वोट ममता बनर्जी को जाना चाहिए। जहां कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, हमें दूसरी पार्टी में हैं भी तो हमको उस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। तो अगर ये मुत्तहिद नहीं हो रहे हैं तो कम से कम मुस्लिम मुत्तहिद अगर हो जाए तो भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। सर, भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, राहुल गांधी उसमें लगातार कई महीनों से सफ़र कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में लगातार वो कोशिश कर रहे हैं और दूसरे लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं जो पॉलिटिकल नहीं है, दूसरे ग्रुप के मेंबर भी हैं जो अपने हलकों में असर रखते हैं। सर, इसका आप क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या इससे कुछ 2024 में तब्दीली आने का इम्कान है या कांग्रेस का कुछ ग्राफ बढ़ने का इम्कान है? नहीं, देखिए, कांग्रेस का ग्राफ हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए, मगर कांग्रेस इस पोजीशन में नहीं आ सकती कि गवर्नमेंट बना ले। गवर्नमेंट बनाने के लिए आप सबसे बड़ी पार्टी हैं तो आपको सबसे बड़ी कुर्बानी भी देनी होगी, ठीक है ना? और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वही ढाक के तीन पात, कुछ नहीं होने वाला है। सर, एक चीज़ और है कि मुसलमानों की जो तालीमी हालत है, अक़लियत नहीं, यहाँ ज़रा सा रोकूंगा आपको। ये पार्टियाँ कोई जद्दोजहद ही नहीं कर रही है इनको हटाने में। ये भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, मगर हम समझते हैं उनका मकसद ये नहीं कि कश्मीर अलग हो गया इसलिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनका जज्बा साफ है कि भारत में नफरत पैदा करके इस देश की नज़रियाती ज़िंदगी को तोड़ा जा रहा है, इसलिए भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का उनका पैगाम है। हम इससे सहमत हैं। हमारा कहना यह है कि ये सब कुछ वोट में तब्दील करना ये सबसे बड़ा मामला है। तमाशा देखने पूरी दुनिया आ जाती है, इंटेलेक्चुअल भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वोट देने नहीं जाते। तो वोट में इसको आप कैसे तब्दील करेंगे? वोट में तब्दील करने के लिए सिर्फ लंबे लंबे भाषणों से वोट में तब्दील नहीं कर पाएंगे आप। आपको जनता भी ये देखती है कि अमली तौर पर आप मैदान अमल में उतर रहे हैं कि नहीं। एक काम तो आपने ये कर लिया। दूसरा काम, पार्लियामेंट में अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं कर रहा है। लोहिया जी कहते थे कि पार्लियामेंट उस वक्त आवारा हो जाती है जब सड़क सुनसान हो जाती है। तो अभी तो सड़क जो सुनसान थी उस पर एक हलचल मिस्टर गांधी ने पैदा किया है। क्या नाम है इनका? राहुल गांधी, ठीक है ना? मगर इस हलचल को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी ही तक ये हलचल नहीं जानी चाहिए। ये हलचल रेल से लेकर जेल तक जानी चाहिए। ये जालिम आसानी से नहीं हटने वाले हैं। 1974 आप याद कीजिए, जिस वक्त इंदिरा गांधी की इमरजेंसी थी, क्या किया था इंदिरा गांधी ने? उन्होंने खुद अपनी मौत को दावत दे दिया था। सियासी मौत की बात कर रहा हूँ। उन्होंने सियासी मौत की दावत यूँ दे दिया था कि सारे अपोजिशन के लीडरों को उठाकर जेल में बंद कर दिया था। सब के सब जेल से जीत गए ना। इसलिए इनको भी अगर हरवाना है तो जनता पार्टी की उस मुहिम को सामने रख करके इनको चलना पड़ेगा। सबको रोड पे उतरना पड़ेगा, इनके खिलाफ खुल्लम खुल्ला आना पड़ेगा, नाराबाजी करते हुए आना पड़ेगा। जो बोल रहा है इंडिविजुअल तौर पे उसको देशद्रोही कह के अंदर डाल देते हैं। पूरी पार्टी लेके निकलो, बनावें ये देशद्रोही। सारा मुत्तहिद होकर के अपोजिशन रोड पे निकले और इनकी पॉलिसी के खिलाफ एकदम जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर दे। देखिए, मगर वो नहीं करना है। अपोजिशन को आप कमजोर मानते हैं कि कमजोर इस तरह से करना चाहिए? नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब तो देश के संविधान को बचाने के लिए हम जनता से अपील करेंगे कि जब अपोजिशन पार्लियामेंट में बैठ करके अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रहा है तो पब्लिक को देश के संविधान को बचाने के लिए रोड पर आकर के, रोड की संसद पर आकर अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। और इस सिलसिले में हम लोगों ने संविधान सुरक्षा आंदोलन की एक तहरीक भी चला रखी है। हम अपनी बसात पर चला रहे हैं उसको, मगर कोशिश ये करेंगे कि सब लोगों को जोड़ें और रोड पे आवें। सर, एक चीज़, चूँकि आप इंटेलेक्चुअल क्लास में काफ़ी अहम आपका नाम आता है, चाहे वो तालीमी एतबार से हो, सियासी एतबार से तो खैर है ही, एक नाम है ही आपका। आप बराबर आर्टिकल्स लिखते रहते हैं और वो अखबार की जीनत बनता रहता है हर मौजू पर। सर, मुसलमानों की जो तालीमी हालत है और जो इनकी इकोनॉमिकल हालत है, ये इस कदर इसमें गिरावट आज़ादी के 70 साल
के बाद क्यों आई है? 70 साल हो गए आज़ादी को, हर जमात अपलिफ्टमेंट की तरफ है, तरक्की की तरफ है। चाहे आप दलितों को देख लीजिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। तो सर इसकी क्या ख़ास वजह मानते हैं? इसकी ख़ास वजह ज़्यादातर ज़िम्मेदारी जी 47 के बाद से लेके अब तक जी मुसलमानों को पीछे ढकेलने में हाँ उन पार्टियों की रही है जो पार्टियां सत्ता पे काबिज रही हैं। जी इकोनॉमिकल मैदान में, एजुकेशनल मैदान में, फिजिकल मैदान में, हर जगह मुसलमानों के साथ खुसूसी इम्तियाज़ बरता गया जी और मुसलमानों को वेंटिलेटर पे रख दिया गया। जी ये सांस चलती रहे जी और दुनिया को हम दिखलाते रहें यहाँ जिंदा है। कि मरीज जिंदा है। इसके अलावा इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। जी हमारे परसेंटेज के एतबार से अगर ये हमें नुमाइंदगी दे दिए होते, हम चाहे जीतते चाहे मरते हारते, क्या ये अपने परसेंटेज के एतबार से जिन जिन जगहों पे लड़ते हैं, क्या ये अपने परसेंटेज के एतबार से जीतते हैं क्या? नहीं। तो जब तुम अपने परसेंटेज के एतबार से नहीं जीत रहे हो और टिकट अपने परसेंटेज के एतबार से ले रहे हो, तो आखिर हमें परसेंटेज के एतबार से टिकट देने में तुम्हें मौत क्यों आ रही है? ये यहाँ तासुब है। जी हमारा हक देने में भी हर गवर्नमेंट ने तासुब बरता है। कांग्रेस भी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। अब मैं आपको बताऊं, जनता दल के ज़माने में जी 1990 से लेकर 1996 तक के बीच की बात मैं कर रहा हूं, बल्कि 92 वीपी सिंह की हुकूमत की बात कर रहा हूं, 11 महीने की। जी मंडल कमीशन आया, जी 27% रिजर्वेशन आया। उस 27% में वीपी सिंह ने 8% बैकवर्ड मुस्लिम्स रिजर्वेशन अलग से किया था जी और उसके लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में एक मुसलमान ऑफिसर कंपलसरी था जो माइनॉरिटीज़ के हितों की हिफाजत करे। अब इस गवर्नमेंट ने तो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फंड था, उसको भी ख़त्म कर दिया। वो तो मुसलमानों ही को ख़त्म करने के चक्कर में पड़ी हुई है, बकिया एजुकेशन क्या और दीगर चीज़ें क्या। अच्छा, जब मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ सर, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप जो हुई, जैसे जो आप क़यादत वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो रिप्रेजेंटेशन इनको मिला, कहीं मिनिस्टर बने, कहीं कुछ बने, वो मुस्लिम लीडरशिप उसको मत कहिए। रिप्रेजेंटेशन कैसे? हाँ, उसको हिंदू लीडरशिप की नुमाइंदा शख्सियत कहिए, नुमाइंदा शख्सियत पार्टी की नुमाइंदा शख्सियत कहिए। वो माइनॉरिटी की नुमाइंदा शख्सियत नहीं है, जी वो पार्टी की नुमाइंदा शख्सियत है। तो वो माइनॉरिटीज़ के नुक्ते नज़र से काम करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। जी वो पार्टी ही के नुक्ते नज़र से काम करेंगे। अच्छा और जिसने उछल कर माइनॉरिटी के नुक्ते नज़र से काम करने की कोशिश किया, उसको साइडलाइन लगा दिया जाता है। जी जी तालीम के मामले में मुसलमानों में कुछ बेदारी आई, अपने तई आई है। उसमें ना गवर्नमेंट ने कोई सहारा दिया है और ना ही उन मुस्लिम मालदारों का कोई सहारा मिला है जो अपना माल करोड़ों में रोज़ाना वाहियात में खर्च कर देते हैं। उन्होंने भी करोड़ों के ज़रिए मुसलमानों की मदद नहीं की है। मुसलमानों के अंदर एक हौसला पैदा हुआ पढ़ने का, मुस्लिम बच्चों ने अपने ढंग से पढ़ना शुरू किया। और आप जब अपनी खुद एतमादी को ज़िंदा कर लेते हैं कि हमारा साथ कोई नहीं देने वाला है, हमें खुद अपनी बुनियाद पर उठ करके जहान को फतह करना है, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते पैदा कर देता है, असबाब पैदा कर देता है। वो रास्ते आपके लिए पैदा हुए। जिन लोगों ने भी कोशिश किया है, आज जो भी बच्चे आ रहे हैं IAS होकर के या IPS होकर के या डॉक्टर बन के या इंजीनियर बनकर, उनके पीछे कोई बाइकिंग नहीं है। उनके पीछे उनका वो ख्वाब है जो तालीम के तई उन्होंने देखा है और उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपनी जद्दोजहद को बरूए कार लाए। अच्छा सर, एक चीज़ आप ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की स्कीम्स पर भरोसा किया, गवर्नमेंट पे भरोसा किया और उस भरोसे वो रह गए और उनको वो खातिर खा फ़ायदा नहीं मिला। जबकि जो आप ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने चूंकि अपने ऊपर भरोसा किया इसलिए ये कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर वो उस वक्त करते तो शायद इस वक्त तस्वीर दूसरी होती। भाई, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो ये भी एक अच्छी अलामत होती है ना। इस वक्त बेदारी है कौम में और अच्छी खासी बेदारी है। लोग अपने तरीके से पढ़ भी रहे हैं, उसकी जुगाड़ भी कर रहे हैं जैसे तैसे होकर के। अरे मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ से बच्चों को बाहर भेज करके लोग MBBS करवा रहे हैं और अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम बच्चियाँ बाहर जा कर के
MBBS कर रहे हैं, जी जो मेरी नॉलेज में बात है, इसलिए कि यहाँ 1 करोड़ है जी MBBS के लिए, जी वहाँ 40 लाख में सारा काम हो जाता है। तो 40 लाख तक की जंप तो मार रहा है मुसलमान, जी जी 1 करोड़ तक की जंप नहीं मार सकता था, मगर रास्ता तो देख रहा है वो कि अगर कहीं से रास्ता निकल रहा है और जंप हम मार सकते हैं तो वो जंप मार रहा है। ये खुशाइंद बात है। जी सर और मुसलमान अपने खुदा पे भरोसा करें, अपने कुव्वते बाजू पे भरोसा करें। जैसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। तो अगर नाने जमी पे कनात करके अपने रब पे भरोसा करके मुसलमान जीने की तमन्ना कर ले तो फैसले अल्लाह के यहाँ से होते हैं, जी मुसलमानों को रास्ता मिलेगा। सर एक आखिरी सवाल, आप 18 साल तक कंटिन्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, राज्यसभा आप जाते रहे, अलग अलग सूबों से, अलग अलग पार्टियों से, और उस वक्त सिर्फ 2 पार्टी से, जी कांग्रेस से और जनता दल और से। जनता दल से। सर उसके अलावा आप तमाम स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी रहे, खासतौर पर रेलवे पे उसका रेलवे के भी, होम के भी। रेलवे मिनिस्ट्री है या होम मिनिस्ट्री है जो बहुत अहम मिनिस्ट्री मानी जाती जी है। हाँ, जी हाँ। आपका जो 18 साल का अगर कुछ काम आप बता सके जो आपने किया हो। अगर जाफर शरीफ साहब मरहूम जिंदा होते, जी सीके जाफर शरीफ साहब, सीके जाफर शरीफ साहब एक्स रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जी अगर वो जिंदा होते जी। तो आज जो मैं दावा कर रहा हूँ इसकी दलील वो खुद दे देते, इसलिए कि आज मेरे दावे पे आपके सामने दलील जी की जो चीज़ हैं वो जाफर शरीफ साहब थे, जी, जी। चले गए। जी तकरीबन 362 मुसलमानों को तो जी सेंट्रल सर्विस में जी हमें लाने का शर्फ हासिल हुआ। जी एक मुसलमान ऐसा था अब्दुल वहीद कुरैशी, जी रहने वाला कोटा का, जी एमए, जी 3 बहनें, जी घर में कमाने वाला कोई नहीं, जी हमारे बंगले पे आया और फाइल लेके तड़प तड़प के रोने लगा। जी। हमने पूछा बताओ बात क्या है? उसने कहा हुजूर मैंने सोचा है कि तीनों बहनों को लेकर के मैं सुसाइड कर लूँगा, जी मेरे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, एमए हूँ और फाइल लिए हुए घूम रहा हूँ। जी समझा? जी उसी वक्त हमने फाइल खुलवाया अपने सेक्रेटरी से। हम कहा देखो इसका मालूम यह हुआ कि कुल 48 घंटे बाकी रह गए हैं इनकी गवर्नमेंट की सर्विस के लिए, जी। कुल 48 घंटे, उसके बाद इन्हें गवर्नमेंट की सर्विस नहीं मिल सकती, मियाद पूरी हो गई है इनकी। मैंने कहा तुम उस वक्त आए हो, अब क्या हो सकता है, गर्मी का ज़माना था रजी साहब। मैंने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालो, इसको बिठाला और 19 नंबर अकबर रोड नई दिल्ली पर जाफर शरीफ साहब का बंगला था, सीधे अंदर मैंने घुसाया। जाने के बाद सभी, चूँकि रेलवे का मैं मेंबर था, सभी सर 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 शुरू हो गए। मैंने कहा सर पैर मत करो, जाफर शरीफ साहब कहाँ है? कहने लगे कि अंदर सो रहे हैं सर, गर्मी का ज़माना, सो रहे हैं अंदर। अरे मैंने कहा तुम लोग कितने बेखबर लोग हो, उनके ऊपर 302 का केस हो गया है और वो सो रहे हैं, जी जी जल्दी जगा, उन पर तो केस हो गया मर्डर का। जी अब जा करके सबों ने जगाया कि सर आज़मी साहब आए हैं और बता रहे हैं कि आपके ऊपर 302 का केस हो गया है मर्डर का। जी अब वो पहनते थे सफ़ेद लुंगी और कपड़े वाली बनियाइन जिसमें जेब होती है। अब वो बांधे बांधे भागे अंदर से निकले, हाँ आज़मी साहब क्या हुआ, आज़मी भाई क्या हुआ? अरे मैंने कहा अंदर चलिए, चले जाइए, जेल 302 का केस होने जा रहा है आपके ऊपर। कैसे हैं आप? अरे अरे कैसे, क्या मैंने क्या किया? मैंने कहा क्या किया बताता हूँ, अंदर चलिए। फाइल साथ में थी। मैंने कहा ये है देखिए अब्दुल वहीद कुरैशी का केस, ये 48 घंटे की इसकी कुल ज़िंदगी है। अगर आपने 48 घंटे के अंदर इसको सर्विस नहीं दिया ये मर जाएगा और इसके मौत के जिम्मेदार आप होंगे। अरे यार तुम कैसी बात करते हो, मुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा मियाँ आखिरत की बात करो, है ना, इसको देखो। कहाँ कैसे होगा 48 घंटे में? मैंने कहा कि आप GM को फ़ोन लगाओ, GM से वो मांगो और 48 घंटे के अंदर अंदर अपने सारी तैयारी करके GM को भेजो। आज वो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर है। तो कहने को इस तरह के बड़े सारे वाक़यात हैं। 2 लड़के, एक फुलवारी शरीफ का और एक पटना सिटी का, दोनों लड़के एग्ज़ाम में पास हुए। काहे के लिए? TT के लिए और गार्ड के लिए। अब उनका फिज़िकल एक मुआयना जो रेलवे का डॉक्टर करता है, तो उस वक्त बिहार और झारखंड अलग अलग नहीं हुए थे। धनबाद में रेलवे के डॉक्टर ने जब ये बच्चे गए अपना एग्जामिन करवाने के लिए, तो उसने जानते हैं क्या कहा इन सबों से? उनसे कहा कि तुम लोग यहाँ इंडिया में वो सर्विस मांग रहे हो,
पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारा क्या है यहाँ? जी कहा साहब हम यहाँ पैदा हुए, हम क्यों पाकिस्तान जाए? जी कहा तुम्हें यहाँ सर्विस नहीं मिलेगी। खैर उसने जो रिपोर्ट बनाई इन दोनों को अंधा साबित कर दिया। अच्छा बंगले पे आए और बताया कि सर ऐसा ऐसा है, हमने देखा, आग लग गई हमको। तो जी इन दोनों को लेकर के हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल गए जी और अपने डॉक्टर से इन दोनों की आंख का चेकअप करवाया और उन्होंने बिल्कुल ओके लिखा। जी ये रिपोर्ट लेकर उन बच्चों को लेकर हम रेल भवन में घुसे जी और जाफर शरीफ साहब के यहाँ सामने रखा। जी हमने कहा यह है आपके रेलवे के डॉक्टर का कमीनापन जी और ये है असलियत जी और ये उसने कहा है। मैंने कहा जाफर साहब अगर इन बच्चों को सर्विस नहीं मिली जी तो इन बच्चों की जो आंख उसने फोड़ा है ना, जी कसम खुदा की अपने लोगों को लेके जाऊंगा और धनबाद में आपके ऑफिस में घुस के आपके डॉक्टर की दोनों आंखें फोड़ दूंगा। जी एकदम सन्नाटा हो गया था। जी आज एक टीटी भी है जी और एक गार्ड भी है। जी तो इस तरह के बेशुमार चीज़ें हुई और मैंने वीपी सिंह से कहा कि सर 15 अगस्त सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है, मीलादुन नबी इंसान की आज़ादी का दिन है। और ये जो आप सोशल जस्टिस की बात करते हुए गवर्नमेंट बना के आए हैं, सोशल जस्टिस के मुखिया का नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात मेरी मान ली उन्होंने जी और 15 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल किले से कौम को खिताब करते हुए मिलादुन नबी की छुट्टी का ऐलान किया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रही हैं। सर एक आपका जो बहुत बड़ा नाम है, जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक चीज़ और बता दूं, जी ये कांडला पोर्ट है जी गुजरात में। जी कांडला में धामनगर है। जी धामनगर में एक मस्जिद नूरानी मस्जिद है, जी 1 एकड़ ज़मीन पोर्ट की है, 40,000 रुपया किराया देती थी। जी यही बॉम्बे के फारूक सौदागर साहब ने उसको बनवाया। जी उन्हें जब मालूम हुआ कि मैं मेंबर पार्लियामेंट बन करके आ गया तो वो दिल्ली आए और मेरे बंगले पे आकर उन्होंने कहा कि आज़मी साहब अब तो आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, इतने बड़े स्टेटस के आदमी हैं, आप ये 40,000 रुपया जो मस्जिद किराया दे रही है थोड़ा सा कम करवा दीजिए, आपकी गवर्नमेंट है। जी उनके दिल में ये था कि 20,000 करवा दूँ। जी जी मैंने गाड़ी में बिठाया, लेबर मिनिस्ट्री चला गया। जी मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी था पार्टी का। जी लेबर मिनिस्ट्री में लेबर मिनिस्टर थे राजकुमार भाई, जी त्रिवेंद्रम के थे। उनका अरे भाई आज़मी भाई कैसा है, चाय पीजिए पानी पीजिए। मैंने कहा ये सब तो पियेंगे, एक काम है कर दीजिए। बोले क्या आज़मी भाई आपकी हुकूमत है बताइए ना। मैंने कहा ये लोग बम्बई से आए हैं, कांडला पोर्ट पे मस्जिद है, 40,000 रुपया किराया दे रही है, ये लोग आए हैं कि कम से कम करा दीजिए, थोड़ा कम करा दीजिए। तो कहने लगे उबैदुल्ला भाई बताइए ना जी कितना कर दूँ, जो आप बताइएगा कर दूंगा। मैंने कहा 1 रुपया सालाना कर दो। जी 1990 से लेकर आज तक वो मस्जिद 1 रुपया सालाना किराया दे रही है। जी अल्लामा अरशदुल कादरी साहब, जी टाटा नगर जमशेदपुर, मदरसे में नमाज होती थी, सामने 1 एकड़ ज़मीन थी। जी उन्होंने हमसे कहा कि यार आप अब इस वक्त बिहार से एमपी हो, सेकंड टर्म में बिहार से एमपी था। तो उन्होंने कहा कि लालू से आपकी दोस्ती है, ये ज़मीन हमको दिलवा दीजिए, जो इस ज़मीन की कीमत होगी हम गवर्नमेंट को दे देंगे, हम मक्का मस्जिद बनाना चाहते हैं। लेके गया लालू के यहाँ। जी लालू ने वहाँ कलेक्टर से बात किया तो उसे कहा लालू जी ये तो ज़मीन बिहार गवर्नमेंट की है ही नहीं, ये तो टाटा कंपनी की है। जी तो लालू जी ने मुझसे कहा कि आज़मी भाई कैसे मस्जिद बनी हूँ, हाँ वो तो हमारी ज़मीनें नहीं है, वो तो टाटा कंपनी की है। मैंने कहा लालू जी एक काम कीजिए, जो बिहार सरकार की ज़मीन है वो दे दीजिए टाटा कंपनी को, और टाटा कंपनी की वो ज़मीन बिहार सरकार के लिए ले लीजिए, फिर उसको हम आपसे ख़रीद लेते हैं और हम मस्जिद बना लेंगे। अरे वो तो करोड़ रुपया की ज़मीन है। हमने कहा 2 करोड़ देंगे, क्या परेशानी है आपको। साहब हो गया रजिस्ट्री का। जब वक्त आया तो इलेक्शन करीब था और लालू जी का एक इलेक्शन हम जितवा चुके थे, दूसरे इलेक्शन में हम ही स्टार कैंपेनर थे। एक हेलीकॉप्टर हमारे पास रोज़ होता था रजी साहब, 5 लाख रुपया रोज़ हमारे ऊपर खर्च होता था, पर डे 5 लाख रुपया, 70,000 रुपया 1 घंटे का किराया होता था हवा में जाने का, समझे आप। तो लालू जी ने कहा कि पैसा लिया है, हमने कहा लिया है। तो हमारे पास छोटा सा सूटकेस था, बोले कि इसमें 1 करोड़ रुपया किधर से होगा भाई। हमने एक लिफाफा निकाला, लिफाफे में 1 रुपया जो कागज़ वाला चलता है ना, पहले चलता था, वो 1 रुपया हमने भरा हुआ था, निकाल कर रखा। हमने कहा यह है ज़मीन की कीमत। देखा 1 रुपया, उछल गया, अरे क्या करना है। मैंने कहा दोबारा चीफ मिनिस्टर बनना है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा आपका कंपेन करने में,
ये बताइए रोज़ाना मेरे ऊपर आप कितना खर्चा करते हैं? बोले 5 लाख। मैंने कहा मैं आऊँगा ही नहीं। जी अरे मैं बिहार की सरकार आपको दे रहा हूँ, आप 1 करोड़ के चक्कर में पड़े हुए हो। जी रज़ी साहब 1 रुपये में मक्का मस्जिद की ज़मीन मैंने दिलवाया अल्लामा रशीदुल कादरी को। जी तो इस तरह के काम, तो आदमी होता क्या है, हम जाएंगे किसी न किसी पार्टी ही के थ्रू, जी उस पार्टी का लीडर अगर कुछ लिबरल हुआ जी जी तो उसके लिबरल होने से हम फ़ायदा उठाकर अपनी कौम के लिए कोई काम कर सकते हैं। हमारा तजर्बा पार्लियामेंट का ये है। सर 1985-86 में आपने एक तहरीक छेड़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फैसला दिया था जिसके खिलाफ आप आंदोलित हुए थे और पूरे मुल्क में आपकी खिताबत की धूम मची थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला वापस लेना पड़ा और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने उस फैसले को कालादम करार देकर जो आपकी डिमांड थी उसको पूरा किया। रात में पार्लियामेंट खुली, शायद ऐसा मैंने पढ़ा। 2 बजे रात में फैसला हुआ जी। तो सर उस पूरी तहरीक का अगर आप थोड़ा सा इजमाली उस तहरीक का उस तहरीक का की इजमाल सिर्फ ये है कि शाह बानो केस में जो फैसला नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आया वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ था। जी हमने उसको चैलेंज किया कि मुस्लिम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1936 या 1937 साल में, आज़ादी के पहले का, जी ठीक है ना, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट हमारा बनाया हुआ नहीं है। अंग्रेज चले गए तो आपने उसको कलअदम नहीं किया। जी मुल्क में मुसलमानों के इंटरनल मसाइल का फैसला अगर अदालतों में जाता है तो वो कुरान और सुन्नत के हवाले से फैसल होगा, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत, ठीक है ना। इंडियन पेनल कोड के नहीं 125 CRPC के तहत नहीं होगा। इन्होंने उसका फैसला शाह बानो केस का इंडियन पेनल कोड 125 CRPC के तहत दिया था। फैसला क्या था? इस्लामी फैसला, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट का फैसला तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का कि अगर औरत को तलाक हो गई है तो इद्दत की मुद्दत तक उसका सारा खर्चा शौहर देगा और इद्दत की मुद्दत के बाद औरत आज़ाद है, मर्द आज़ाद है, और जहाँ चाहे शादी ब्याह करे या ना करे जो उसकी मर्जी हो, मगर जो उसका नान नफ़का दिया जाएगा वो इद्दत की मुद्दत तक दिया जाएगा। ये शरीयत का फैसला सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला था। मिस्टर चंद्रचूड़ साहब उस वक्त थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इत्तेफाक की बात यह है कि जब आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं तो उनके बेटे चंद्रचूड़ साहब इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। तो उनकी फुल बेंच का फैसला आया था 125 CRPC के तहत कि नहीं, इद्दत की मुद्दत तक का नहीं, शाह बानो जब तक जिंदा हैं तब तक उनका नानो नफ़का देना पड़ेगा उनके शौहर को, या वो कोई दूसरी शादी कर लें तो उसके बाद नहीं देना पड़ेगा। हमने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हमने कहा था कि हम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत फैसला चाहते हैं। 1 साल तक की लंबी जद्दोजहद रही, हमारी गिरफ्तारियां भी रहीं, शहरों से निकाले भी गए, 2 मरतबा बम्बई से तड़ी पार कर दिए गए, कुल होता रहा हमारे साथ, मगर अल्लाह का फजल रहा कि कामयाब। और उसमें सिर्फ हमारी अपनी कोशिश नहीं थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी कोशिश थी, हमारी अपनी पूरी कोशिश थी, मुल्क के और भी मुसलमानों की बेपनाह कोशिशों का नतीजा है। इसका सेहरा सिर्फ उबैदुल्लाह आज़मी के सर नहीं जाता। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी तकरीरों ने रूहों में एक बेदारी ज़रूर पैदा कर दी थी और उसमें हमारी तकरीरें लीडरशिप का रोल ज़रूर प्ले कर रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नतीजा ये हुआ कि हमको पार्लियामेंट में गाली भी दी जाती रही, मुसलमानों का औरंगज़ेब है तो मुसलमानों का महमूद गजनवी है तो फलाना है तो ठिकाना है। हम पार्लियामेंट में थे नहीं और हमको पार्लियामेंट में गालियाँ दी जा रही थी, मगर उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2/3 मेजॉरिटी से राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने 1986 में 2 बजे रात तक पार्लियामेंट चली और 1986 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिलीट किया गया और मुस्लिम पर्सनल लॉ को बहाल किया गया। ये रहा मामला। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त हमें मिला सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और मुल्की और मिली मसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं। हमने इनसे हर ताल्लुक़ से सवाल किया और मौलाना आज़मी ने हर सवाल का बहुत ही विस्तार से, बहुत ही खुलकर जवाब दिया। इसके लिए हम मौलाना आज़मी के बेहद शुक्रगुज़ार हैं।